गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 हिस्ट्री और 5वां चैप्टर चल रहा है। आज हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पानीपत का तरतीब 14 जनवरी 1761 में हुआ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन ने उत्तरी भारत को शक्ति शून्य कर दिया था। उधर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली अपने पूर्व में नादिर शाह द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार मानता था। कुछ रुहेल और अफगान पठान भी अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, ये है मुगल साम्राज्य। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के अब जो उसके अधीन एक तरफ अफगानिस्तान का नादिर शाह, अफगान इसका लिख देता हूं नादिर शाह, ये दूसरा था रुहेल और अफगान पठान। कुछ रुहेल और अफगान और पठान ये सब मिलकर क्या कर रहे थे, अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण के लिए उकसा रहे थे। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण के लिए उकसा रहे थे। दूसरी ओर मराठा शक्ति का उत्तर भारत में वो एक तरफ जो थी मराठा शक्ति थी, मराठा शक्ति उन्होंने मुगलों से 1752 में संधि कर सुरक्षा और सहायता का वादा किया था। 1752 में इन दोनों के मध्य एक संधि हो गई। मैं नोट कर देता हूँ 1752 ये देखना भाई, इन दोनों के मध्य एक संधि हो गई 1752 में। 1757 में अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बिना प्रतिरोध प्रचुर धन संपदा लेकर वह पुनः जो है वापिस अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान लौट गया। ये भी अफगानिस्तान का था। अफगान का ये तो शासक था नादिर शाह, ये सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ये भी अफगानी था। इसको भी लिख देते हैं अपन, अफगान का था, अफगानी। ठीक है, और लाहौर में पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव को उत्तर भारत में भेजा। रघुनाथ राव ने दिल्ली में अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को अपदस्थ कर 1758 में पंजाब की ओर बढ़ा और अब्दाली के पुत्र को निकालकर शाहबाजी सिंधिया को पंजाब का गवर्नर बनाया। लाहौर भी अब इनके अधिकार में आ गया, वो लाहौर भी अब इनके अधिकार में आ गया। अब ये मराठा शक्ति जो थी, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, दिल्ली को लूट लिया, वहां से धन लेकर तो निकल गया। लेकिन जब वो वापस निकला तो उधर जो था मराठा बालाजी बाजीराव जो थे, यहाँ के बालाजी बाजीराव या डायग्राम से तुम्हें समझने में मदद मिलेगी। बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव को भेजा। इन्होंने इसको भेजा रघुनाथ राव, इन्होंने रघुनाथ राव को भेजा। रघुनाथ राव ने जो वापस दिल्ली के बाद में पंजाब और यहाँ पर वापस अपना अधिकार कर लिया। तो निश्चित सी बात है, अब इन दोनों के मध्य में जो युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, ये था पानीपत का तरतीब कैसे हुआ इसके बारे में। तरतीब 14 जनवरी 1759 के अंतिम दिनों में अब्दाली पंजाब में मराठा प्रतिनिधि को खदेड़ कर दिल्ली के निकट पहुंच गया। पेशवा ने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊवत पुत्र विश्वास राव के नेतृत्व में विशाल सेना अब्दाली के विरुद्ध भेजी, जिसने दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले पानीपत के मैदान में पहुंच गई। 14 जनवरी 1761 दोनों के मध्य पानीपत का तरतीब युद्ध हुआ। प्रारंभिक सफलता के बाद मराठों के अंत में पराजय हुई। सदाशिवराव भाव और विश्वास राव वीरगति को प्राप्त हुए। पेशवा इस घटना को अधिक समय तक सहन नहीं कर सका और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मराठों की पराजय का प्रमुख कारण मराठों की दोषपूर्ण सैन्य संगठन में अनुशासन की कमी तथा भारतीय राजाओं एवं सरदारों में एकता का अभाव का प्रमुख कारण था। मराठों को जाट राजपूत आदि भारतीय शक्तियों से आपसी तालमेल के अभाव में उनके सहयोग से वंचित होना पड़ा और कुछ देशद्रोही शासकों के अब्दाली को सहयोग करने के कारण मराठों को अकेले संघर्ष करना पड़ा। इस युद्ध से उत्तरी भारत में मराठा शक्ति को गहरा आघात लगा। मुगल और कमजोर हो गए। ऐसे में पंजाब में सिख शक्ति का विकास हुआ और भारत में अंग्रेजों की सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब भारत में जो अंग्रेजों की सत्ता हो गई, क्योंकि अब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं की शक्ति को कमजोर कर दिया, तो मराठा शक्ति कमजोर हो गई। इधर जाट राज्य राजपूत राज्य अपने आप में सीमित हो चुके थे। तो धीरे धीरे अब इन घटनाओं का फायदा किसको मिलने वाला था? अंग्रेजों को मिलने वाला था। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध हुए, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लासी युद्ध के कारण। प्लासी के युद्ध और उसके युद्ध के कारण इंपॉर्टेंट ये है। अब इसमें आगे जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं।
प्लासी युद्ध के कारण, जो पानीपत का तख्ती युद्ध हुआ। अब लिख लो आप प्लासी युद्ध के कारण। प्लासी युद्ध के कारण सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, ये नोट कर लेना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच। हम पानीपत का 1761 का युद्ध पढ़ चुके हैं। इधर 1757 में हुआ पानीपत का प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध के कारण, इसके कारण नोट करो राजनीतिक। पहला, मैं इसको डिटेल से समझा दूंगा आपको। पहला कारण राजनीतिक। दूसरा जो आपका कारण है वो है नवाब के प्रति अशिष्टता। नवाब के प्रति अशिष्टता। ठीक है, तीसरा कारण है व्यापारिक झगड़े। व्यापारिक झगड़ा। चौथा जो आपका कारण है, चौथा कारण किलेबंदी करना, आज्ञा का पालन न करना। किलेबंदी करना एवं आज्ञा का पालन न करना। आज्ञा का पालन न करना। मार्का थोड़ा सा हल्का सा डार्क चल रहा है तो कोशिश कीजिए आपको समझ में आ जाए। और पांचवा, नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। पांचवा पॉइंट है नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। ये 5 पॉइंट है, कॉपी में उतार लीजिएगा। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ 1757 में, इसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ था 1757 में। और क्या कारण थे? ये कारण हम तुम्हारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये कारण थे जिसकी वजह से इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक कारण क्या था जिसकी वजह से युद्ध हुआ। देखिए, नवाब के विरोधी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग आदि को हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों को यह विश्वास था कि नवाब भावी संघर्ष में हार जाएगा, इसलिए उन्होंने विरोधियों का साथ दिया और नवाब की किलेबंदी न करने के आदेश की अवहेलना की ताकि भविष्य में उन्हें अधिक सुविधाएं मिल सके। राजनीतिक कारण था, अंग्रेज यही चाहते थे, अंग्रेज को पता था कि इसके सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी थे उसका साथ दो, क्योंकि ये तो हारेगा, ये हारेगा तो बंगाल में पूरा अधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का। दूसरा था नवाब के प्रति अशिष्टता। दूसरा कारण, भारत में प्राय राज्याभिषेक के अवसर पर शासक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति मूल्यवान भेंट प्रदान करते थे। जब भी कोई राज्याभिषेक होता है, भारत में कोई राजा बनता है, तो उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बाकी के लोगों को या जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको क्या होता है, राजा को सम्मान के स्वरूप कुछ भेंट देनी होती है, कुछ उपहार देने होते हैं। लेकिन जब सिराजुद्दौला का सिंहासनारोहण हुआ, जब वो सिंहासन में बैठा तो अंग्रेजों ने न तो कोई भेंट दी, नहीं वहां पे उपस्थित हुए। नवाब ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री को देखने की इच्छा व्यक्त की तो अंग्रेजों ने दिखाने से मना कर दिया। उनकी ये कार्रवाई एक प्रकार से नवाब के प्रति अशिष्टता थी। और जब नवाब ने कहा मुझे कासिम बाजार की फैक्ट्री देखनी है तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो ये बात एक शासक के लिए बहुत बड़ा आघात थी कि उन्हीं का राज्य, वही राजा, और ये अंग्रेज जो व्यापार करने आए हैं ये मना क्यों कर रहे हैं। तीसरा, व्यापारिक झगड़ा। 1770 में मिले 1717 में मिले अपने अधिकारों का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। वे दस्तक भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, इससे नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। पहले
वीडियो में देखा होता है, दस्तक एक प्रकार का, उनको एक प्रकार का ऐसा लाइसेंस बोल सकते हैं, ऐसा लाइसेंस बना हुआ था दस्तक, उसके माध्यम से वो बिना कर दिए अपना व्यापार कर सकते थे। तो अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और वो दस्तक जो पत्र होता था वो भारतीय व्यापारियों को दे देते थे। भारतीय व्यापारी मुंह मांगे दाम अंग्रेजों को देते, उसके बदले में दस्तक वो पत्र ले लेते और अपना व्यापार करते, क्योंकि अब उनको लाइसेंस, भारतीय व्यापारी भी क्या करते थे, स्वार्थी थे, कुछ एक पैसे बचाने के चक्कर में वो अंग्रेजों को पैसा देते और बाकी फिर वो अपना व्यापार भी कर मुक्त करना चाहते थे और वो करते थे। तो इससे भी नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। उसके बाद में किलेबंदी करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी बस्तियों में किलेबंदी कर रहे थे कौन, अंग्रेज। नवाब के किलेबंदी न करने का आदेश को फ्रांसीसियों ने मान लिया। नवाब ने अंग्रेजों को लिखा कि तुम भी व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता है, मेरी सुरक्षा रहते हुए तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी। किलेबंदी का मतलब होता है जब उन्होंने अपनी कोठियां, उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ाना, अपनी जो है बड़े बड़े दुर्ग बनाना, यानी किलेबंदी करना, यानी कुल मिला के अपनी सुरक्षा के उन्होंने उपाय शुरू कर दिए थे। सैनिक रखना शुरू कर दिया, चार दीवारी मजबूतें कर दी, सारा अस्त्र शस्त्र रखने लग गए। तो इसका मतलब ये था कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति से उनको खतरा था। जब नवाब ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से कोई भय नहीं है, तो तुम्हें किलेबंदी नहीं करनी चाहिए, अपने सैनिक, अपने अस्त्र शस्त्र, ये बड़े बड़े दुर्ग बनाना नहीं करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। पांचवा, नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। अंग्रेजों की बस्ती नवाब के शत्रुओं के लिए आश्रय स्थल बनी हुई थी, जिनमें दीवान राजवल्लभ, उनका पुत्र कृष्ण वल्लभ प्रमुख थे। जब नवाब ने अंग्रेजों से इन्हें मांगा तो अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस प्रकार सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ होने के कई कारण बन गए। 4 जून 1756 को नवाब ने अंग्रेजों की कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। 15 जून को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर डेरा डाला। पराजय और मृत्यु को सामने देख गवर्नर डेक व अन्य अंग्रेज अधिकारी जो है फुलपा टापू चले गए और वहाँ सामने जब नवाब ने उन पर आक्रमण किया तो अंग्रेज अधिकारी थे, गवर्नर डेक था और अन्य अंग्रेज अधिकारी थे, वो फुलपा टापू चले गए, यानी वहाँ से वो हट गए। तो कहने का तात्पर्य ये था जी, ये अब कुल मिला के ये घटना वहाँ पे प्लासी की युद्ध की होनी थी। ठीक है, उसके बाद में एक और घटना हुई हमारे यहाँ पे, जिसको इतिहास में ब्लैक होल दुर्घटना यानी कलकत्ता की काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। कोलकाता की जो काल कोठरी की घटना हुई उसके नाम से उसको जाना जाता है। उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ मैं। उसके बाद में प्लासी का युद्ध और प्लासी युद्ध के परिणाम। अभी प्लासी युद्ध के कारण में ब्लैक होल दुर्घटना देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। प्लासी अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य 1757। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल दुर्घटना, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, नोट कर लेना इसको। ब्लैक होल दुर्घटना, ठीक है, कोलकाता की काल कोठरी की घटना, जिसको ब्लैक होल दुर्घटना क्वेश्चन आता है। ब्लैक होल दुर्घटना से आप क्या समझते हैं तो सुन लो। विद्वानों के अनुसार कोलकाता के एक छोटे कक्ष जो 18 फुट लंबा 14 फुट 10 इंच चौड़ा कक्ष में सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज बंदियों को 20 जून को रात्रि को बंद कर दिया गया तथा उनमें अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति बचे। 123 व्यक्ति दम घुटने से मारे गए। ये याद रखना, जो काल कोठरी थी वो 18 फुट लंबी थी, 14 फुट 10 इंच चौड़ी थी। इसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। इसकी लंबाई थी 18 फुट लंबी थी वो और 14 फुट के लगभग वो चौड़ी थी, ये लंबी ये चौड़ी। उसके अंदर 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंद किए गए, 146 बंद किए गए, जिसमें से 23 बचे, यानी 123 मारे गए और 23 व्यक्ति बचे। ताकि तुम्हें आराम से इसकी घटना याद हो जाएगी। कोलकाता की घटना है, 118 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी काल कोठरी थी, इसमें 123 अंग्रेजों को बंद किया गया, 146 को बंद किया गया, इसमें 123 मारे गए और 23 ही शेष बचे। जेड होलवेल जो शेष जीवित था उसे इस कथा का रचयिता माना जाता है, जो कि काल्पनिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि इतने छोटे कक्ष में 146 व्यक्तियों को एक
साथ बंद करना संभव नहीं था। ये पेकालोजी थी और केवल फेंका गया था। कहा जाता है कि ब्लैक होल की कहानी केवल इसलिए गढ़ी गई ताकि भारत स्थित अंग्रेजों के क्रोध को भड़काया जा सके। अंग्रेजों ने छल व कूटनीति के द्वारा अमीर चंद, जगत सेठ, सेनापति सादिक खां, राजा मानक चंद व मीर जाफर के सहयोग से एडमिरल वॉटसन व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 2 फरवरी 1757 को कोलकाता पर पुनः नियंत्रण कर लिया। 9 फरवरी 1757 को नवाब को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेजों को कोलकाता किलेबंदी, सिक्के डालने का अधिकार व पुनः व्यापारिक सुविधाएं बहाल की गई। क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ने कंपनी को 3 लाख रुपए देना स्वीकारा। बदले में कंपनी ने नवाब की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने के कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। रॉबर्ट क्लाइव कुटिल व धूर्त था, जिसे दिखावे तौर पर सिराजुद्दौला से समझौता किया था, परंतु उसने के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। अलीनगर की संधि की पालना को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ गए। क्लाइव ने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दे दिया। अब ने मोहरा लिया क्लाइव ने और उसका नाम था मीर जाफर, जो कि सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। अब इसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया कि तुझे शासक बना देंगे, इसको मीर जाफर को। प्रभावशाली साहूकार जगत सेठ राय दुर्लभ अमीचंद को धन का लालच दे अपनी ओर मिला लिया। क्लाइव ने अमीचंद को 3 लाख रुपए देने का एक संधि पत्र, जिस पर 30,000 पाउंड एडमिरल वॉटसन के जाली हस्ताक्षर थे, एक तैयार कर लिया था। वे तुझे 3 लाख दे देंगे। दुर्लभ राय अमीरचंद ऐसे बड़े बड़े धनी शेठ थे, उनको भी अपने अधिकार में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। अंग्रेजों ने उनको लालच दे दिया, वे तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम अपना व्यापार करो। और मीर जाफर जो सेनापति था उसको आश्वासन दे दिया कि तुझे शासक बना दिया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो ये प्लासी का युद्ध होना संभव हो गया और मीर जाफर था, मीर जाफर को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लासी का युद्ध और उसके युद्ध के क्या परिणाम निकले। प्लासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध के क्या परिणाम वहाँ पे फिर निकलते हैं। उसके बाद में फिर 2-3 वीडियो में, शायद 3 या 4 वीडियो में हमारे पाठ पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो अवश्य देखिए और कोई भी समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।